Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great. Welcome to Edugery. I hope all of you are doing great. तो अगर आप पहली बार एजुगिरी पर आए हो यार, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड ऑल्सो यहाँ पर हम हर रोज़ 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस करते हैं. आई थिंक बहुत सारे दिनों से हम रेगुलर नहीं हो पा रहे इस टाइम पर क्लास ज़रूर जारी है हर रोज़. आज मेरे ख्याल से हम 6 PM पे पक्का फॉर श्योर हो जाएंगे बिकॉज बहुत ज़्यादा मतलब मेरे एंड से ना बहुत सारी चीज़ें जैसे कि MCQs वेब के MCQs कंप्लीट करने होते हैं. ठीक है, तो जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है ना बड़ा ही हेक्टिक होने लग गया है. 1 शॉट्स देने होते हैं तो वो सारा मेरा ही काम है, तो इसलिए थोड़ा हेक्टिक हो जाता है. तो मतलब थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. पर 6 PM पे आएगा अब. एंड अगर आपने फरवरी के MCQs अभी तक नहीं बाय करे हैं, जान के MCQs नहीं बाय करें, प्लीज़ अगर आप रेगुलर क्लासेस लगा रहे हैं तो दिस इज़ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन. आपको अंडरस्टैंडिंग यहाँ से हो रही है, प्रैक्टिस आपकी वहाँ से हो जाएगी और एक्स्ट्रा सोर्सेज भी वहाँ से कवर हो जाएंगे. यही इन्वेस्ट करना. पर बाय चांस अगर आपसे मंथ टू मंथ नहीं कराया जा रहा है, आप कुछ लेक्चर्स अटेंड करते हो, बीच में कुछ मिस कर देते हो और फिर वापस भी नहीं जाया जा रहा, देन यू नीड टू गो फॉर 1 शॉट्स. ठीक है ना. बट करंट अफेयर्स जो है वो आपको अपनी टॉप नॉच रखनी है, बिकॉज करंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है. यस, आप हर रोज़ इसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगाओगे डेली, बट एग्ज़ाम में ये एक ऐसा सेक्शन है जो 10 to 12 मिनट्स में आपको बहुत बहुत सारे मार्क्स देकर जा सकता है. कोई भी और ऐसा सेक्शन नहीं है जो 10 से 12 मिनट में आपको इतने शॉर्ट मार्क्स देकर जा सके. ये ऐसा करंट अफेयर्स ही है. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आई होप सबको बढ़िया लग रहा होगा सेशन. डू कमेंट आपको सेशन कैसा लगा एंड ये आपका कौन सा लेक्चर है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. अब यहाँ पर हाँ जी, ठीक है. और हाँ, मंडे की तो हमारे 2-3 न्यूज़ ही रह गए. बहुत कम था इस बार. मंडे कम तो नहीं था, थोड़ा रिपीटेड सा था, मैंने वो करवा दिया आपको. ठीक है. HC एक्विटल का मतलब क्या होता है? क्या होता है एक्विटल का मतलब? एक्विटल का मतलब होता है नॉट प्रूवन गिल्टी. लिख लो, नॉट प्रूवन गिल्टी. नॉट प्रूवन गिल्टी. देखो यार, अगर हम ये वर्ड्स की बात करें ना, है तो ये लीगल टर्मिनोलॉजी, बट लीगल टर्मिनोलॉजी फिर भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही बेसिक है. ठीक है ना. तो लीगल टर्म्स के अंदर अगर हम देखें तो 3 टर्म्स हैं जिनका मतलब तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. एक तो है एक्विटल. एक बार एक्विटल के स्पेलिंग देख लूँ मैं, क्योंकि अगर मैंने गलत कर दी फिर तुम मुझे बस मैं कॉन्शियस हो जाती हूँ. एक्विटल का मतलब होता है कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी. कुड नॉट बी प्रूवन गिल्टी मतलब कि भाई जो एलिगेशन लगी थी ना कि हाँ इसने ये क्राइम करा है, वो नहीं प्रूव हो पाया, तो वो जो बंदा है उसका एक्विटल हो गया. ठीक है ना, आज़ाद जाओ. ठीक है. एक होता है कन्विक्शन. कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि प्रूवन गिल्टी. इसका उल्टा, कन्विक्शन का उल्टा क्या है? प्रूवन गिल्टी. कन्विक्शन अगर हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में, मतलब भैया प्रूव हो गया कि जो ऑफेंस कमिट किया था. तो अगर इसको याद करने के लिए कहना ऑफेंस प्रूवन. ठीक है ना. ऑफेंस प्रूवन कि हाँ भाई इसने, ऑफेंस नॉट प्रूवन कि नहीं भाई इसने तो नहीं किया. ठीक है ना. ये 2 टर्म्स जो हैं एक्विटल और कन्विक्शन जो है, ये बहुत ज़्यादा आप देखेंगे. ठीक है ना. तो ये आपको पता होना चाहिए. और एक अक्यूज्ड टर्म होती है. अक्यूज मतलब एलिगेशंस हैं, अभी करा नहीं, मतलब लग रहा है इसने करा है. एलिगेशन होती है, अक्यूज्ड इज एलिगेशन, कि भैया अभी पता चलेगा जब कोर्ट जो है वो ट्रायल चलाएगी, कोर्ट में केस चलेगा, सारे आएंगे कि ये है वो है, तो तब पता चलेगा कि हाँ इसने ये ऑफेंस कमिट किया है या नहीं किया है. तो ये टर्म है अक्यूज्ड. ठीक है ना. अक्यूज्ड मतलब अभी पक्का नहीं है, लग रहा है कि इसने कमिट किया है, लग रहा है कि इसने किया है, कि इसने क्राइम कमिट किया है. ठीक है ना. ये ऐसा कि ही ऐसा लिख लो, तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी ये 3 टर्म्स के अंदर न्यूज़पेपर में. ठीक है. लीगल टर्म्स हैं बट न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. एक्विटल, कन्विक्शन और एक्यूज्ड. एक्विटल, कल हम जेल से बाहर आ जाएंगे, ऐसे याद कर लो, कल और कल. कन्विक्शन, यहीं पे अब से ऑन जेल का टर्म यहीं पे रहेंगे. ठीक है ना. और अक्यूज्ड का मतलब अभी तो एलिगेशन ही लगा है. ठीक है जी. ओके. अब देखो यहाँ पर एक्विट्स का मतलब नॉट प्रूवन गिल्टी. ठीक है ना. तो नॉट प्रूवन गिल्टी, एक्विटल हो गया किनका? अकेडमिशियन, पढ़ाते थे अकेडमिशियन, रिसर्चर टाइप. माओइस्ट लिंक केस, माओइस्ट से रिलेटेड केस था. माओइस्ट जो सरकार के अगेंस्ट लड़ रहे हैं डिफरेंट एरियाज के अंदर. ठीक है ना. गवर्नमेंट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, तो उनके साथ लिंक कहा जाता था कि इनका था. ठीक है ना.
तो यहाँ पर ये स्टेट पावर माओइस्ट जो है वो स्टेट पावर जो है वो लेना चाहते हैं अपने हाथ के अंदर. माओइज्म इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म डेवलप्ड बाय माओ तसेस टंग. इट इज अ डॉक्ट्रीन टू कैप्चर स्टेट पावर थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी मोबिलाइजेशन. द माओइस्ट ऑल्सो यूज प्रोपेगेंडा एंड डिसइंफॉर्मेशन अगेंस्ट स्टेट इंस्टीट्यूशंस. तो ये सब करते हैं माओइस्ट, ठीक है ना. इनके बारे में हमें नोट करने की जरूरत नहीं, बट पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं पावर कैप्चर करने के लिए. फाइटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू कैप्चर पावर, लिख लो. Fighting against the government to capture power, to capture power, ठीक है ना. ओके, अब इस बंदे के अगेंस्ट भी था, नाम क्या है, GN साईं बाबा, ठीक है, और 5 अदर्स. अब क्या हुआ था, 2014 में प्रोफेसर GN साईं बाबा अरेस्टेड ऑन चार्जेस ऑफ हैविंग माओइस्ट लिंक, ठीक है. अरेस्ट किया गया कि इनके माओइस्ट लिंक है, ठीक है. सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट हिम अंडर UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन एक्ट के अंदर एक्शन लिया गया. साईं बाबा वॉज कन्विक्टेड, कन्विक्शन हुई, बॉम्बे हाई कोर्ट में गए, उन्होंने अपील फाइल करी, मतलब यहाँ वाला डिसीजन जो था चैलेंज किया. अपील क्या होता है, चैलेंजिंग द decision of previous court, of a court, previous court तो क्या लिखना है, of a court, ठीक है ना. ऑफ अ कोर्ट और क्वासी जुडिशियल सेटिंग, मतलब जो भी डिसीजन है उसको चैलेंज करना. ऑल 6 इक्विटेड इन द केस बाय हाई कोर्ट. द महाराष्ट्र, तो पहले भी इनका 2022 में इक्विटल हो गया था, दोबारा से फ्रेश करा ट्रायल और दोबारा से अब इक्विटल हो गया है, ठीक है ना. हाई कोर्ट ने दोबारा इक्विट कर दिया है, मतलब नॉट प्रूवन गिल्टी, ठीक है. अब यहाँ पर आगे चलेंगे, मैंने ये लीगल टर्म समझा दी थी. द नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ऑन ट्यूसडे इक्विटेड फॉर्मर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर GN साईं बाबा एंड 5 अदर्स इन केस अंडर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट फॉर एलिज्ड माओइस्ट लिंक्स. तो ये पूरा का पूरा हम करेंगे. कौन से बेंच ने इक्विटल किया है, नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट acquitted former Delhi University professor GN Sai Baba and 5 others in case under UAPA, that is unlawful activities prevention act for alleged maoist links. क्या बोला कि भाई माओइस्ट के साथ इनका, किसके साथ लिंक है, माओइस्ट के साथ इनका लिंक है, ये एलिगेशन थी. बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, इक्विटल कर दिया. नागपुर बेंच ने, नाम क्या था, GN साईं बाबा, हु वाज प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड UAPA, कौन से लॉ के अंदर एक्शन लिया गया था. ये जो मैंने हाईलाइट किया है वहां से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है, ठीक है. उन्होंने कहा कुड नॉट प्रूव द केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब पूरा नहीं, एक पूरा डाउट के बियॉन्ड, पूरा पक्का 100% नहीं प्रूव कर पाए कि ही वॉज इन्वॉल्व. विद इन आवर्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट सीकिंग एन अर्जेंट हियरिंग आफ्टर इट फेल्ड टू कन्विंस द हाई कोर्ट टू स्टे द implementation of the judgment. A bench of Justice Vinay Joshi and Justice Valmiki S.A. Menzies also set aside the life sentence awarded to Professor Sai Baba and the other accused, ठीक है ना. तो जो लाइफ सेंटेंस also set aside, ठीक है ना. अब यहाँ पर देखो, अगर कन्विक्शन ही नहीं प्रूव हुआ है, अगर प्रूव नहीं कर पाए तो सजा क्यों मिलेगी, वो भी सेट असाइड हो गई, ठीक है ना. तो यहाँ पर सेशंस कोर्ट ने दी थी 2017 में, गिवन बाय सेशंस कोर्ट इन 2017, ठीक है. तो ये हुआ है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. उसके बाद आगे चलेंगे. बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच टू हैड अक्यूटेड हिम एंड द अदर अक्यूज इन 2022 के अंदर भी इक्विटल हुआ था. ये सेकंड पॉइंट बनाएंगे. बॉम्बे हाई कोर्ट बेंच टू हैड acquitted him couldn't be proven guilty, ठीक है ना, in 2022.
ठीक है। प्रोफेसर साईं बाबा हु इज व्हील चेयर बाउंड वॉज अरेस्टेड इन 2014 एंड अ जॉइंट टीम ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, आंध्र प्रदेश पुलिस एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो इन अ केस pertaining टू टाइज विद माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर हमने पढ़ लिया ना कि भाई क्यों एक्शन लिया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट डेली प्रोफेसर 5 अदर्स फॉर अलेज्ड माओइस्ट लिंक, ये हमने पढ़ लिया कि भाई माओइस्ट लिंक्स थे, ये इसीलिए लिया गया था। 2014 में इनके अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया था। दे वर ऑल्सो हेल्ड गिल्टी ऑफ possessing Naxal literature and that they planned to circulate among underground Naxalites and the residents of Gadchiroli to provoke the people to resort to violence। ये इनके अगेंस्ट एलिगेशन थी कि इनके पास नक्सल लिटरेचर था जो ये प्लान कर रहे थे टू डिस्ट्रीब्यूट और वायलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। दिस वाज द एलिगेशन। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस। अब एक और केस के अंदर भी मतलब एसएस वालों का अच्छा लगन बिगन चल रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर भी कहा कि कोई ऐसा केस नहीं बनता, डिसमिस कर दिया केस। किसके अगेंस्ट? चीफ मिनिस्टर एंड कर्नाटका डेप्टी चीफ मिनिस्टर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट DK शिवा कुमार अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ एन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कंप्लेंट फाइल्ड इन 2018। तो ये भी लिख लेंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस, मतलब यहाँ पर भी प्रूव नहीं हो पाया कि भैया हाँ कुछ हुआ है। डिसमिसेस मनी लॉन्ड्रिंग केस अगेंस्ट शिवा कुमार। इसके अगेंस्ट शिवा कुमार, ठीक है ना, अगेंस्ट शिवा कुमार। ठीक है ना, वो कौन थे? कर्नाटका के डेप्यूटी CM रह चुके हैं एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट DV शिवा कुमार। ठीक है ना, अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कब लागू होता है, कब आता है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट तब हम आता है जब इलीगली पैसा कमाने का कुछ हुआ हो तो इन्वेस्टिगेट होता है। किसके अंडर? PMLA के अंदर, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट करती है। ये कब हुआ था? ऑन द बेसिस ऑफ एन इनकम टैक्स कंप्लेंट filed in 2018। ठीक है जी, आगे चलेंगे। प्रिविलेजिंग ब्राइब। अब हमने इसके अंदर ना ब्राइब वाला केस पढ़ा था, 5th को पढ़ा था हमने। इसके अंदर यार हमने जजमेंट कौन सी पढ़ी थी? कल इन्होंने जजमेंट कोई और बताई थी, आज कोई और बता रहे हैं। एक मिनट रुको, मुझे चेक करना था। प्रोटोटाइप ब्राइबरी केस का नाम जिसको ओवर रूल करा है लिखा नहीं हमने, ऐसा तो नहीं हो सकता। JMM ब्राइबरी केस, ठीक है ना। ये एक्चुअल में इसका नाम जो है हम आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो अब ब्राइब वाला केस पढ़ेंगे। तो कल हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई ब्राइब लेता है, ब्राइब मतलब पैसा लेता है, कौन? अगर कोई ब्राइब लेता है पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में, क्या करने के लिए? बोलने के लिए कुछ, या फिर किसी को पर्टिकुलर को वोट डालने के लिए अगर पैसा लेता है, ठीक है ना, वोट के लिए या फिर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए या कुछ बोलने के लिए, तो वो इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, मतलब उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता, उनको कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता। ये जजमेंट है जो सेव कर रही थी, ये जजमेंट है जो पॉलिटिशियंस को सेव करी थी। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने ये चेंज कर दिया है लॉ। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेड ओवर 25 years ago बिटवीन ब्राइब गिवर्स एंड ब्राइब टेकर्स। एक तो ब्राइब दे रहा है, पैसा दे रहा है कोई, और एक ब्राइब ले रहा है। ठीक, वो कहते हैं जो दे रहा है ना उसकी गलती है, ना वो देगा ना कोई लेगा। ऐसे तो ना कोई मांगेगा ना कोई देगा। ठीक है, तो ब्राइब गिवर्स एंड ब्राइब टेकर्स इन द इनफेमस JMM bribery case left many aghast that those who paid crores of rupees to MPs for voting in favor of PV Narasimha Rao government in a no confidence motion were to be prosecuted for corruption, but those who took the money were immune from prosecution। but जिन्होंने पैसे लिए वो prosecution से immune है। क्यों? क्योंकि वो politicians हैं। yes कितनी मजे की जजमेंट है। चलो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे JMM ब्राइबरी केस नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक और केस में भी हम जाएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, ब्राइबरी बाय पॉलिटिशियंस। ठीक है ना, ब्राइब टेकिंग बाय पॉलिटिशियंस, ये हेडिंग कर लो, कुछ भी हेडिंग ले लो। यहाँ पर इन JMM ब्राइबरी केस
Supreme Court distinguished between bribe givers and bribe takers। ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या केस था? paid crores of rupees to MPs for voting in favor of PV नरसिम्हा राव। PV नरसिम्हा राव जो थे, हमने पढ़ा, इनको भारत रत्न भी मिला है इस बार, ठीक है ना। और हाँ, इनको भारत रत्न भी मिला है इस बार ही, ठीक है। और ये पीएम बने थे जब राजीव गांधी की डेथ हो गई थी, कांग्रेस के पीएम थे। अब इनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया कि भैया मेजोरिटी इनके साथ नहीं है, तो फिर पॉलिटिशियन को पैसे खिलाए गए, करोड़ों रुपया खिलाया गया, ठीक है, कि वोट करो पीवी नरसिम्हा राव को, सरकार नहीं गिरनी चाहिए, पैसा जितना मर्जी ले लो। तब भी करोड़ रुपया दिया था, ठीक है ना। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन नहीं। मुझे ये जजमेंट पढ़ के बहुत हंसी आ रही है यार, क्या चल रहा था हमारे देश में, मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था। बाकी सब ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन था, वर टू बी प्रोसिक्यूटेड। अब यहाँ पर, ठीक है ना, पेड करोड़ ऑफ, ये समझना पड़ेगा आपको, ध्यान दो स्क्रीन पर, पेड करोड़ ऑफ रुपीज टू एमपीज फॉर वोटिंग इन फेवर ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गॉट इन गवर्नमेंट, पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि वही चेक करते हैं कि मेजोरिटी किसके साथ है, क्योंकि जिसके साथ मेजोरिटी है वही तो पीएम बनेगा ना, प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिसके साथ मेजोरिटी पार्लियामेंटेरियंस खड़े हैं, है ना, वही बनेगा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब मेजोरिटी उनके साथ करने के लिए पैसे दिए गए कि आप नरसिम्हा राव को वोट डालना, ठीक है ना। और इसमें क्या है, इस जजमेंट में क्या हेल्ड किया गया? ब्राइब टेकर्स और ब्राइब गिवर्स को डिफाइन किया गया, जिसके अंदर कहा गया कि ब्राइब गिवर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, गिवर्स वर टू बी प्रोसिक्यूटेड, bribe givers were to be prosecuted while those who took the money were immune। यार मुझे भी पॉलिटिशियन बनना था उस टाइम का, अब तो कोई फायदा नहीं है। और यार मस्त है यार, ये तो इम्यून फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, ठीक है। चलो, तुम्हारी इसके बारे में क्या ओपिनियन है? मुझे बहुत हंसी आ रही है, पता नहीं क्यों। चलो, ये था, ठीक है, समझ में आ गया। एक बार और रिविजन मारते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है, JMM ब्राइबरी केस, ठीक है। JMM ब्राइबरी केस में क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको मैं फटाफट से शॉर्ट में बता देती हूँ एक बार दोबारा से। JMM ब्राइबरी केस में ब्राइब टेकर्स और ब्राइब गिवर्स को डिस्टिंग्विश किया, ब्राइब टेकर्स और ब्राइब गिवर्स को, ठीक है ना, जो पैसा दे रहा है और जो पैसा ले रहा है, ठीक है ना। अब जो ले रहा है वो कहते हैं वो तो इम्यून है, उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाएगा, जो दे रहा है इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। और पीवी नरसिम्हा राव के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया था, ठीक है ना, तब इन्होंने पैसे खिला कर अपने वोट खरीदे, ठीक है जी। द कोर्ट हैज करेक्टेड द अनॉमली, जो प्रॉब्लम थी वो करेक्ट कर दी गई है, ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भैया अब कोई प्रिविलेज नहीं है, तुम ऐसा करोगे तो सीधा एक्शन लिया जाएगा, ठीक है ना। Related to parliamentary privileges, that holding there can be no immunity for a member of parliament or a state legislature against a bribery charge in connection with vote or speech in the legislature. In overruling the majority verdict in PV Narasimha Rao versus State CBI SPE 1998, a 7-member constitution bench had foregrounded probity as the main aspect of parliamentary functioning. The court had made it clear that parliamentary privileges enshrined under article 105 और 194 के अंदर ब्राइब टेकिंग को आप कभी भी इम्यून नहीं कर सकते हो। वो किस लिए एम है, उसका एम क्या है? इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर इन देयर फंक्शंस इन द हाउस एंड कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू ब्राइबरी। ये बोला हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, एंड आई एम प्राउड ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट नाउ दैट दे केम आउट एंड यू नो दे हेल्ड इट, विच इज अ ग्रेट थिंग। आई मीन टेकिंग ब्राइब इज ऑब्वियसली नॉट अ थिंग, हाउ कैन दैट बी लीगल एट ऑल? नो, गिविंग भी नहीं लीगल होना चाहिए, टेकिंग भी लीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑनेस्टी एंड डिसेंसी इज, प्रॉबिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, डिसेंसी। चलिए अब यहाँ पर आगे इसके नोट्स बनाएंगे हमने पहली वाली का जजमेंट का लिख लिया था, अब जो और है उसका और नोट्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोर्ट हैज ओवरटर्न्ड इन 2024
Supreme Court has overturned या overruled भी लिख सकते हैं, overturned and said that there can be no immunity for a member of parliament or state legislature against a bribery charge in connection with a vote or speech in the legislature. Overruling the majority verdict in PV Narasimha Rao versus State 1998. 7 जजेस की जजमेंट थी ये, 7 जज बेंच, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा, यहाँ पे ये आर्टिकल्स मेंशन्ड हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्होंने क्या कहा ओवर रूल ओवरटर्न करते हुए कि भाई आपको इम्यूनिटी, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी स्पीच के लिए, आपके इंडिपेंडेंस के लिए, आप इसका मिसयूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज अंडर आर्टिकल 105 and Article 194 is aimed at protecting the freedom of speech and independence of legislators in their functioning in house, ठीक है ना। वो कहते हैं कि जो आपको, अब यहाँ पे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं आर्टिकल 105 के, आर्टिकल 194 जो है, जो इम्यूनिटी, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी के बारे में बात करता है, वो कहते हैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए आपको, कि कोई जो आप चीज़ बोलना चाहो वो बोल सको खुलकर। इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर्स के लिए है, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर्स के लिए है। लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं, लॉ मेकिंग करते हैं जो, ठीक है, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, ब्राइबरी के लिए नहीं आप इसको यूज कर सकते, ठीक है ना। वेरी गुड जजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, और यू शुड नो अबाउट इट। आगे चलेंगे, ग्रीन जॉब्स एंड द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी। अब यहाँ पर ना ये वाले क्वेश्चंस जब होते हैं तो ये पूछते हैं, अच्छा रिसेंटली ना ग्रीन जॉब्स टर्म न्यूज में थी, ग्रीन जॉब्स का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो ये समझ लेते हैं ग्रीन जॉब्स का मतलब क्या है। और एज डिसेंट जॉब्स दैट कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, जो प्रिजर्व करते हैं इन्वायरमेंट को। जॉब्स दैट, लिख लीजिए, बहुत ही इजी है, हलवा क्वेश्चन है, ठीक है ना। कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट, ठीक है ना। ऐसी जॉब्स जिसमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कराओ, ठीक है ना। ये जॉब्स जो है इंडिया में बढ़ने वाली हैं। वो कह रहे हैं मैनी ऑफ दीज स्पैन अक्रॉस सेक्टर्स सच एज मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, रेन्यूएबल एनर्जी एफिशिएंसी, ऑटोमोबाइल्स, विच ट्रेडिशनली सॉ अ लोअर रिस्पेक्ट फॉर रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन यहाँ पर कम काम करती हैं। बट हमारे लिए यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है वो ग्रीन जॉब्स क्या है, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रिजर्वेशन या रिस्टोरेशन ऑफ इन्वायरमेंट जहाँ पे होती है वो ग्रीन जॉब्स है। ईजी, हलवा। अब उसके बाद यहाँ पर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात हो रही है 2022-2023। इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं बहुत बार। आपको HSS की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कौन से ईयर में इस बार हुआ है। ये एवरी 5 years बाद होता है। और इसको कौन कंडक्ट करती है, इसको नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस जो है वो कंडक्ट करती है।
ठीक है। और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आती है। ये वाला पॉइंट हमने कभी नहीं लिखा है, तो प्लीज इसको ऐड ऑन कर लो अलग से। नेशनल सैंपल सर्वे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, दैट इज NSSO of Ministry of Statistics and Program Implementation। ठीक है ना, इसके अंदर आती है, इन्होंने ही हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे करवाया है। ठीक है ना। अब हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का फायदा क्या है, क्या पता चलता है? ऑफर्स अ क्लोज लुक एट हाउ हाउस होल्ड अक्रॉस इंडिया इनकर एक्सपेंडिचर। क्या चीज़ें वो बाय कर रहे हैं, किस चीज़ पे वो खर्च कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पीरियड्स के ड्यूरिंग। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल, ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल, वो क्या वर्ड है प्लीज नोट डाउन कर लो। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एडिशनल। ठीक है ना। बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन पता चलती है हाउस होल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स पे, डेमोग्राफिक डिटेल्स पे। मे बी जो मुंबई के लोग हैं वो कुछ और बाय कर रहे हो, मध्य प्रदेश के कुछ और बाय कर रहे हो, पंजाब के कुछ और बाय कर रहे हो, मेघालय के कुछ और बाय कर रहे हो, केरला के कुछ और बाय कर रहे हो, दिल्ली के कोई और बाय कर रहे हो, राइट। तो इसलिए वो भी पता चलता है। द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एसएस इज इंस्ट्रूमेंटल इन कंस्ट्रक्टिंग वेइंग डायग्राम फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सेस की कितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है। इन्फ्लेशन मतलब कि प्राइसेस कितने बढ़े हैं, बेसिक चीज़ों के प्राइसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं वो पता चलता है इससे। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब से कंडक्ट किया जा रहा है ये हमने कभी नोट नहीं किया था। HSES, ठीक है। इंसेप्शन कब से स्टार्ट हुआ था? इंसेप्शन 1950 1951, ये भी हमने नोट नहीं किया। ये दो पॉइंट्स हमने कभी नोट नहीं करे। अगर आपको HSES के नोट्स पूरे बनाने, यहाँ पे पूरे नोट्स नहीं अवेलेबल हैं, तो डेट जो है ना आपको एजुकेरियंस कमेंट में बता देंगे, वो आप डेट पर जाके वो वाला न्यूज़पेपर उठा करके वहाँ से आप नोट्स बना सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। कौन कंडक्ट करता है, पिछली बार वाला जो कंडक्ट किया था और जंक कर दिया था वो कौन से ड्यूरेशन का था, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र का लेटेस्ट मराठा कोटा लॉ। देखिए मराठा कोटा लॉ के बारे में हमने बहुत बार डिटेल के अंदर बात कर ली है, एक बार से दोबारा कर लेते हैं बिकॉज आई थिंक मार्च में हमने बात नहीं करी है। ठीक है। और आज हमारे पास टाइम भी है। ठीक है। तो महाराष्ट्र मराठा लॉ, चलो मुझे बताओ कितना परसेंट दिया है, कितना परसेंट ऑफ रिजर्वेशन दिया है मराठास को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने? 10% रिजर्वेशन। ठीक है ना। तो पास्ट बिल ग्रांटिंग 10% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है ना, टू मराठा कम्युनिटी। तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? मेरा क्वेश्चन बन सकता है कितनी परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन? 10%। ठीक है ना। किसके अंदर? किसको? मराठा कम्युनिटी को महाराष्ट्र में। कौन कौन सी चीज़ों में? एजुकेशन के अंदर, और किस में दिया है? गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। ठीक है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। द बिल डज नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग ओबीसी कोटा, वो जो ओबीसी कोटा है उसको नहीं डिस्टर्ब कर रहा है, इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्लियर नोटिफिकेशन। अब महाराष्ट्र में मराठा के लिए जो रिजर्वेशन आ रही है वो पहली बार नहीं आई है, इससे पहले भी आ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म भी कर दिया कि भाई ये 50% वाला जो लिमिट है उसको एक्सीड करती है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो अब ये दोबारा लेकर आए हैं, 10% लेकर आए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इन्होंने क्या किया, जो मराठास थे, ठीक है ना, मराठास जो थे कुछ वो कुनबी कैटेगरी में आते थे। ठीक है ना। और कुनबी कैटेगरी में जो मराठा आते थे उसको इन्होंने ओबीसी कैटेगरी में ऐड कर दिया। मतलब जो मराठा है, जो कुनबी भी है, वो अब ओबीसी कैटेगरी में ऐड हो गया। बट मराठा नॉट अ कुनबी, ठीक है ना, जो कुनबी नहीं है
उसको रिजर्वेशन किस में मिलेगी, उसको ये 10% कोटा के अंदर रिजर्वेशन मिलेगी अगर वो क्रीमी लेयर को बिलोंग नहीं करता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। द बिल डज नॉट डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग ओबीसी कोटा एंड इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट अर्लियर नोटिफिकेशन ऑन द इशुएंस ऑफ कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट्स टू एलिजिबल मराठास फॉर इंक्लूजन विद इन द ओबीसी कैटेगरी। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ओबीसी कैटेगरी में जिनके पास कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट्स जिन मराठास के बनते थे उनके बना के उनको ओबीसी कैटेगरी में डाल दे। ये तो एक अलग नोटिफिकेशन हुई, ठीक है ना। दस नॉन कुनबी मराठास विल कंटिन्यू टू बी कवर्ड अंडर द न्यू लॉ। जो नॉन कुनबी मराठास हैं वो कौन से लॉ के अंदर आएंगे, वो आएंगे इस 10% कोटा के अंदर, ठीक है ना। मराठा कम्युनिटी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन अंडर 2 सेपरेट कैटेगरीज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये पहली बार किया गया है कि जो कुनबी वाले थे वो उधर दे दी रिजर्वेशन और बाकी 10% को इधर। However, those who fall within the creamy layer bracket will not be entitled to the benefit। ये हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना। Those who fall under creamy layer bracket will not be entitled to the benefit, ठीक है ना। इनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब जिनकी एक पर्टिकुलर इनकम है, जिनके घरों की या फिर जो पर्टिकुलर लैंड है वो डिफाइन कर देंगे, बट हाँ उनको नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, महाराष्ट्र में मराठा कम्युनिटी को 10% रिजर्वेशन दी गई है एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। 1 पॉइंट यहाँ पे या तो 10% का क्वेश्चन बनेगा फॉर श्योर। उसके बाद यहाँ पर जो मराठास कुनबी कैटेगरी में ऐड हो सकते थे, जिनके पास कुनबी होने का प्रूफ था, उनको वो सर्टिफिकेट दिया गया और उनको ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन दे दी, ठीक है ना। मराठास जो कुनबी है उनको ओबीसी में कैटेगरी में रिजर्वेशन दे दी। अब जो मराठा कुनबी नहीं है उनको ये 10% के अंदर रिजर्वेशन मिली है, और जो क्रीमी लेयर को बिलोंग करते हैं वो ये 10% में नहीं आएंगे, उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। द लॉ हैज बीन फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन रिपोर्ट बाय द जस्टिस सुनील बी शुक्रे लेड महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन। अब यहाँ पर अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको रिजर्वेशन देनी है किसी को, ठीक है, आपको उस कैटेगरी के बारे में, आपको उस कास्ट के बारे में, उस कम्युनिटी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी पड़ती है और वो आपके लिए कमीशन करते हैं। तो यहाँ पर सुनील बी शुक्रे लेड महाराष्ट्रा's स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, ठीक है। क्या ये क्वेश्चन आ सकता है? बहुत ही जरूरी क्वेश्चन, तभी मैं बहुत आराम से ये डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। इट अपॉइंट दैट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन जस्टिफाई ग्रांटिंग रिजर्वेशन टू कम्युनिटी बियॉन्ड द सुप्रीम कोर्ट अप्रूव्ड 50% लिमिट। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में जिसका नाम है इंदिरा सानी केस। क्या नाम है केस का? इंदिरा सानी केस। यहाँ पे मैं थोड़ा एक और पेज लेना चाहूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा केस है? इंदिरा सानी केस। तो इंदिरा सानी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भैया 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड रिजर्वेशन कैनॉट गो बियॉन्ड 50%, ठीक है। 50% जो है, चलो आप रिजर्वेशन इतना कर सकते हो, 50% आप जर्नल के लिए छोड़ोगे। पर 50% कब प्लस जा सकती है? कब 50% प्लस जा सकती है? अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है तब अलाउड है। तो यहाँ पर जो कमीशन बैठा, ठीक है ना, जो सुनील बी शुक्रे का कमीशन बैठा, उन्होंने कहा ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो ये अलाउ होगी। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचेगा कि अलाउड है या नहीं, बट ये बोला गया, ठीक है। मैं पानी पी रही हूँ, तुम भी पी लो। तो ये हेल्ड हुआ, हेल्ड क्या हुआ, मतलब ये सारी सिचुएशन है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सिचुएशन में। बहुत ही इजी है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है, यहाँ से निकलने की दिक्कत थोड़ी, यहाँ से कम चांसेस है दैट निकलेगा क्वेश्चन, बट यहाँ से फर्स्ट पॉइंट और थर्ड से निकल सकता है, बट आपको सेकंड भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा तो वो सेकंड से ही पूछेगा, और ये हलवा वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर तो महाराष्ट्र में इस टाइम पे आज की डेट में रिजर्वेशन है कितनी महाराष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में रिजर्वेशन जो है
पहले 52% थी, ठीक है ना। स्प्लिट विद शेड्यूल्ड कास्ट के लिए इतना, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए इतना, नोमैडिक ट्राइब बी, सी, नोमैडिक डी, ये इतना। फिर 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है, तो 62% हो गया। टुडे एट टुडेज पॉइंट टोटल रिजर्वेशन इज 72%, ठीक है ना। तो ये अब हमारा कौन सा पॉइंट बनेगा, फोर्थ पॉइंट बनेगा। कौन सा पॉइंट बनेगा, फोर्थ पॉइंट बनेगा, ठीक है ना। महाराष्ट्र स्टेट्स total reservation is 72% with the inclusion of न्यू कोटा। न्यू कोटा कौन सा, जो 10% रिजर्वेशन दी गई है, ठीक है जी। उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन हेडेड बाय जस्टिस एन.जी. गायकवाड टू कंडक्ट सर्वे इन इट्स रिपोर्ट सबमिटेड ऑन 15 November 2018 द कमीशन recommended granting Marathas 12% रिजर्वेशन इन हायर एजुकेशन एंड 13% रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पर हम जा रहे हैं 2018 के अंदर। मैंने बोला ना पहले भी मराठास को रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई थी, और वो कब प्रोवाइड करी गई थी, 2018 के अंदर। तो ये भी हमें पता होना चाहिए, इसके बारे में हमने पहले बात करी है बट इतनी डिटेल में नहीं करी, अब करेंगे। महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन, लिखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन headed by Justice N.G. Gaikwad, ठीक है ना। सबमिटेड रिपोर्ट इन 2018, और इस 2018 में रिपोर्ट में क्या बोला गया कि भैया जो इन्होंने कहा मराठास की जो रिजर्वेशन है, recommended रिजर्वेशन फॉर मराठास, recommended रिजर्वेशन फॉर मराठास, ठीक है ना। और इस रिजर्वेशन में क्या बोला गया, एजुकेशन में कितना, हायर एजुकेशन में वो कहते हैं 12%, 12%, ठीक है ना। और जो तुम्हारी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, मतलब गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर कितना परसेंट बोला, 13%, 12 और 13%, और इस बार 10% है दोनों में, ठीक है। अब आगे चलेंगे। बेस्ड ऑन दिस द गवर्नमेंट ऑन November 30, 2018 इम्प्लीमेंटेड द महाराष्ट्र स्टेट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये वाला जो लॉ था इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। महाराठास को 16% कोटा ओवरऑल, इन्होंने रेकमेंड तो ये किया था कि इतना इतना कोटा, बट कितना कोटा मिल गया इनको, 16% दिया गया एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में। In May 2021, a 5-judge bench, Constitution Bench of the Supreme Court, in this Jayashree Lakshman Rao Patil versus Chief Minister, Maharashtra struck it down and held that there were no exceptional circumstances that merit the government breaching the 50%. इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 50% रिजर्वेशन तुम नहीं ब्रीच कर सकते, तुम नहीं उसको क्रॉस कर सकते, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो ये भी नोट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक बनाते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या पॉइंट बनेगा, ये सेकंड पॉइंट बनेगा हमारा। सेकंड पॉइंट क्या बन रहा है हमारा, सेकंड पॉइंट, ठीक है। महाराष्ट्र स्टेट, मुझे पता है तुम बोर हो रहे हो थोड़े थोड़े, पर यार करंट अफेयर्स थोड़ा सा बोर हो जाओ, ठीक है। एग्जाम में इतना मजा आता है इसको सॉल्व करने में, हा, सच बता रही हूँ, मतलब ऐसा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहता है। देखो यार, कुछ पाने के लिए कुछ दुख तो झेलना ही पड़ता है, और ये कोई दुख ऐसा तो है नहीं है, पढ़ाई का दुख है, ये तो झेलना पड़ेगा, ठीक है। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ले आए, लॉ ले आए, एक्ट ले आए 2018 में, ठीक है ना। प्रोवाइडेड, इसमें कितना प्रोवाइडेड, 18% कोटा, 16% कोटा टू मराठास, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में 16% दे दिया, ठीक है। उसके बाद 2021 में, इन 2021 सुप्रीम कोर्ट इन कौन सा केस, सुप्रीम कोर्ट इन जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वर्सेस चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र
struck down and held that no exceptional circumstances, no exceptional circumstances exist, that 50% ceiling limit breach should be allowed. ठीक है, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रॉर्डनरी कि हम 50% जो इंदिरा सानी में दिया हुआ कि 50% नहीं क्रॉस करना वो हम अलाउ कर दें। ये कौन से केस में बोला गया? इस केस के अंदर बोला गया। ठीक है ना? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ महाराष्ट्र। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। आई थिंक वी हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग। तुम देख रहे हो, तुमने पढ़ा बहुत, बट हमने उसको छुट्टू पुट्टू बना दिया। यही होता है माइंड मैप्स। ठीक है, ये छुट्टू पुट्टू जो है ना, ये पढ़ना बहुत आसान है अगर तुम रोज की रोज रिवाइज करो। किस किसने मंडे को इस पर रिविजन करी थी बताना जरा। वाई डिड गूगल डीलिस्ट सम इंडियन एप्स फ्रॉम प्लेलिस्ट? हमने ये पढ़ चुके हैं कि गूगल ने डीलिस्ट कर दिए थे। क्यों कर दिए थे? क्योंकि गूगल जो है, जो डिजिटल सर्विस, जैसे कोई ई बुक बेच रहा है तो वो ई बुक का 30%, 11 to 30% गूगल ले जाता है। ठीक है ना? तो इसके लिए बहुत सारी जो एप्स थी वो स्टैंड आउट, वो हॉटस्टार वगैरह, भारत मैट्रिमोनी, डिज्नी प्लस, वो कहते हैं यार ये तो गलत है। ठीक है ना? तो अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि दोबारा से वापस आ गए हैं, रीइंस्टेट कर दिया है। तो देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, क्या होता है। The Competition Commission of India had in 2022 fined Google so many crores for its Play Store policies. The company, in the process of appealing that fine, as well as orders by the CCI that it give developers comprehensive choice for in payment, an appeal by Google against this fine is pending in NCLT. Meanwhile, the Indian apps that went to the court are back on the platform for now. In-app payments are not yet a major part of the digital economy in India. अब यहाँ पे in-apps मतलब उनको ऑप्शंस दो। ठीक है ना? कि भाई 30%, 11% तो बहुत ज़्यादा है ना। ठीक है ना? इट इज़ टू मच। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हम ये वाला पार्ट नोट कर लेते हैं कि कंपटीशन कमीशन ने, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया had in 2022 fined Google 936.44 करोड़ रुपीस, यहाँ पे आना चाहिए था रुपीस, फॉर इट्स प्ले स्टोर पॉलिसीज। ठीक है ना? तो इन्होंने क्या बोला था? कंपनी challenged in NCLT, that is National Company, एक मिनट रुको, मैंने गलत लिख दिया। पहले हम लिखेंगे कि इसके अंदर क्या हेल्ड किया गया था। CCI held that it give developers choices फॉर इन ऐप पेमेंट्स। मतलब अगर कोई किसी और ऐप को यूज करके, गूगल का ना यूज करके कोई और यूज करना चाहता है तो वो कर सके। ठीक है ना? जैसे रेजर पे होता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना? वो यूज कर सके, देख सके, बार्गेन कर सके कि नहीं मुझे इतना परसेंट देना, इतना परसेंट नहीं देना। तो वो होना चाहिए। सीसीआई ने ये ऑर्डर दिया था, बट ये जो ऑर्डर था, ये चैलेंज, सीसीआई ऑर्डर इज पेंडिंग बिफोर, इज पेंडिंग बिफोर। यार इतने साल हो गए, इनको भी तो मतलब करना चाहिए ना। ये पेंडेंसी वाला काम देखो बिजनेस कितना इफेक्ट करता है, ये स्पीड अप करना चाहिए। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल। ठीक है ना? यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है, तो हमें पता होना चाहिए कौन से साल में सीसीआई ने भी बोला था कि भैया ये अलाउ करो, कोई और डेवलपर्स जो है वो कहीं और से भी अपनी पेमेंट जो है वो कर सकें, किसी और के साथ भी, जरूरी नहीं है गूगल के साथ करें, बट वो केस पेंडिंग पड़ा है। ठीक है, इंडियन ट्रूप्स आउट मालदीव्स इंक्स डिफेंस पैक्ट विद चाइना। तो यहाँ पे मालदीव्स ने किसके साथ डिफेंस, मालदीव्स इंक्स डिफेंस पैक्ट विद चाइना।
ठीक है। और इंडिया की जो हमारी मिलिट्री है, सोल्जर्स जो वहाँ पे थे, इन्होंने वापस भेज दिए। देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स। अभी ना हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि मिलिट्री वाले वापस आ गए हैं, जो ऑपरेट करेंगे सिर्फ हमारे हेलीकॉप्टर्स वगैरह, वो है वहाँ पर। बट अब इस पे भी कंफ्यूजन चल रहा है, तो थोड़े दिनों में हमें क्लैरिटी हो जाएगी। ये कहा जा रहा है कि इसराइल पे जो अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक जो हमास ने किया था, सेवन सॉरी फॉर द बर्प, हमास ने जो टेररिस्ट अटैक किया था, वहां पर रेप्स भी हुए थे। इसराइल में रेप्स हुए। जो हमास का टेररिस्ट अटैक था 7 अक्टूबर को जो हुआ था, वहां पर रेप्स भी हुए हैं। ये यूएन ने बोला है, यूनाइटेड नेशंस ने बोला है। ठीक है। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, अभी न्यूज़ और है, भागना मत कहीं। करंट अफेयर्स जो है, आप हमारा स्टडी मटेरियल बाय कर सकते हैं, विच इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ एग्जाम्स, ऑल दीज लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। मंथली 1 शॉट्स हैं, जहाँ पे 7 to 8 आवर्स में आपका पूरा मंथ जो है हम प्रिपेयर करवा देते हैं। समझा तो आपको पूरा देते हैं और बहुत बहुत लर्न करवा देते हैं, और फिर आप रिवाइज कर सकते हो हमारे डीजी नोट से। हमारे डीजी नोट्स कोई ऐसे वैसे नहीं है, शॉर्ट नोट्स के अंदर हमने आपको सब कुछ करवाने की कोशिश करी है। पैराग्राफ्स नहीं है बड़े बड़े, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि हाँ पढ़ लो इसको, क्योंकि वो बड़ा बड़ा नहीं है। लर्न एंड अंडरस्टैंड आप हमारे साथ कर लेते हो, बहुत सारा टाइम बचा लेते हो। ये loggery.in पर अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमारे पास जैन और फेब के MCQs हैं। इनकी बेस्ट पार्ट ये है कि आपकी प्रैक्टिस तो होती ही होती है द हिंदू के क्वेश्चंस की, तो बट एक्स्ट्रा सोर्सेज भी हम यहाँ पर आपको कवर करवा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ₹100 में आपको डेली नोट्स अवेलेबल हो रहे हैं। मॉक टेस्ट हैं, स्लैट MSCT 3 years 5 years CUT PG दैट इज COQP 11 के हमारे पास अवेलेबल हैं। एंड ऑल्सो हमारे पास जामिया पंजाब यूनिवर्सिटी 3 years और 5 years के भी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। आपको और कौन से मॉक टेस्ट चाहिए वो आप बता सकते हैं। अब हम थोड़ी सी मंडे की न्यूज़ पढ़ लें। ये मंडे का हमने कर लिया था, ये मतलब कल का है। ठीक है। हाँ, ऐसे नोट्स बनते हैं। अगर आपने क्लास नहीं अटेंड करी है कल की तो प्लीज कर लेना। अब यहाँ पे एन एक्सपर्ट कमिटी सेट अप नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी विल एग्जामिन द कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। अब ये पता होना चाहिए कलेश कहाँ पे पड़ा है। कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये कहाँ का प्रोजेक्ट है? तेलंगाना का। बेटा जी, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, जो भी न्यूज़ में आ जाता है तो तेलंगाना का प्रोजेक्ट है। अभी तो बस हमें ये पता होना चाहिए तेलंगाना का प्रोजेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर नोबेल पीस लॉटरी नोबेल प्राइज विनर जो है मोहम्मद यूनिस, जिनको माइक्रो क्रेडिट जो इन्होंने कॉन्सेप्ट लेकर आए थे बांग्लादेश में, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। बट ये जो हैं इनको वायलेटिंग लेबर लॉज, मतलब इन्होंने लॉज जो हैं इन्फ्रिंज किए हैं, वायलेट किए हैं, मतलब लॉज को तोड़ा है, ब्रेक किया है, ब्रेकिंग ऑफ लॉ हुई है। ठीक है ना। तो इसीलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया था। अब जो है इनको रिलीज कर दिया गया है। ठीक है ना। तो ये है हमारा मंडे की 2 न्यूज़ हमने कर ली। अब कम ही रह गई है, 2 न्यूज़ करके करवा दूंगी, ताकि आपका मंडे का कवर भी हो जाए, आपकी जो आने वाले दिनों की न्यूज़ है वो ज़्यादा लंबी भी ना हो, एंड आपको एक छुट्टी भी मिल जाए और मुझे भी एक छुट्टी मिल जाए। ठीक है। आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 कमेंट कर देना। आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेटेड फील होता है। 6 PM पे कल ज़रूर आ जाना, वो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल लगता है जब आप लाइव आकर ये सेशन को देखते हैं। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको कुछ भी बाय करना है तो आप loggery.in पर जा सकते हैं। ठीक है। दैट्स इट। सी यू टुमारो एट 6 PM। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।